हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। डायरेक्ट हम आज स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जीएस विदिशा मेरा चैनल है, अभी नया ही चैनल बना है मेरा, तो सब्सक्राइब कर देना सभी, जो भी आप सब के पास ये वीडियो पहुंच रही है। जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इससे पहले मैंने जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और बीपीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे, लेकिन जब बच्चे उसमें बढ़ेंगे मैं तभी आगे कंटिन्यू करूँगी उस टॉपिक्स के लिए, जो उसके प्री 68 बीपीएससी के लिए। और इससे पहले अगर हम देखें तो मैंने कल महाजनपद कंप्लीट करवाए थे 16, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि हमने 16 के 16 महाजनपद कंप्लीट किए थे। आज मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है, ताकि क्योंकि मैंने सभी एग्जाम्स के पर्पज़ से बनाया, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के पर्पज़ से नहीं। तो मैं चाहूँगी कि ये मेंस और स्टेट पीएस या एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हो पाए। तो अगर हम स्टार्ट करें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताता है महाजनपद का कि क्या था। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद मैं हिंदी में इसको डिस्क्राइब करूंगी ताकि ये बाइलिंगुअल रहेगा। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्या था इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो हम इसकी बात करें तो ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर मोनार्कीज। देखिए मोनार्कीज मैंने आपको कल ही बताया था कि क्या होता है कि किसी एक ही किंगडम के द्वारा, यानी किसी एक ही प्रशासन, किसी एक ही फैमिली, जिसमें पहले राजा होते थे उन्हीं का बेटा राजा बनता था, यानी कि हेरिडेटरी वाली यहाँ पे चीज़ थी। जैसे यूके में एलिजाबेथ थी, अब उन्हीं की फैमिली का कोई मेंबर जो है अब वहाँ का किंग बना है या कोई क्वीन बन जाती है। तो इस तरीके से ही मोनार्कीज हुआ करते थे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। बट सम वर रिपब्लिक्स, कुछ मतलब रिपब्लिक्स थे जिनको हम गना या संघास बोलते थे, संघ या गना, जहाँ पे लोगों के द्वारा राजा चुने जाते थे, जहाँ पे लोगों का प्रशासन में सहयोग होता था। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं दीज गण संघास वर ओलिगार्चीज। कुछ गण संघ जो है ये ओलिगार्चीज थे, वही सेम चीज़, वेयर द किंग वॉज इलेक्टेड एंड रूल्ड विद द हेल्प ऑफ अ काउंसिल। यानी कि जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि काउंसिल्स डिसाइड करती हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, उस टाइम पे भी ये होते थे, लेकिन कहाँ होते थे? गण में। रिपब्लिक जो स्टेट्स होते थे ना, उनके यहाँ पे ये चीज़ें होती थी। वज्जी वॉज एन इम्पॉर्टेंट महाजनपद। मैंने आपको ये कल भी बताया था कि वज्जी जो है वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक है, यानी कि पहला गणराज्य था। ठीक है, विद अ संघ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे लोगों के द्वारा ही चुने जाते थे। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म केम फ्रॉम रिपब्लिकन स्टेट्स। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में वन लाइनर में, कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो फाउंडर्स हुआ करते थे वो कौन से स्टेट्स से आए थे? तो वो मोनार्कीज स्टेट्स से आए थे, जनपद में से, या रिपब्लिकन थे? तो वो रिपब्लिकन थे। ठीक है, ईच महाजनपदाज हैड अ कैपिटल सिटी। जो हर एक महाजनपद थे उनकी खुद की कैपिटल सिटी थी। मैंने कल 16 के 16 महाजनपद की कैपिटल आप लोगों को करवाई थी। मोस्ट ऑफ देम हैड फोर्ट्स, यानी जो काफ़ी सारे, जो जैसे 16 महाजनपद थे ना, उनमें से कई मतलब सब में नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो स्टेट्स थे उनमें फोर्ट्स बनाए गए थे, यानी कि किले बनाए गए थे। क्यों? अराउंड देम, उनके चारों ओर, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अदर किंग्स। यानी कि पहले आक्रमण किया करते थे लोग एक दूसरे के राज्य में, एक दूसरे के स्टेट्स में जाकर, तो उससे बचने के लिए तो बड़े बड़े किले बनाए जाते थे राजा के, जहाँ राजा रहता था ना उसके आसपास के एरिया में, ताकि वो जो भी आक्रमण करने वाले हैं उनसे वो लड़ सके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेगुलर आर्मीज वर मेंटेन्ड बाय दीज न्यू किंग्स और राजाज। जो रेगुलर आर्मीज हुआ करती थी उनके द्वारा मेंटेन किए जाते थे। जो रेगुलर आर्मीज थी वो मेंटेन होती थी जो नए किंग और राजाज बनते थे उनके द्वारा, मतलब जो भी राजा या किंग हुआ करते थे उनके द्वारा आर्मीज मेंटेन की जाती थी। उनका खर्चा, उनका रहना, उनको क्या खिलाना पिलाना है, वो हर चीज़ का ध्यान रखते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस। वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, किससे? पीपल से। जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट सर्विस हो या कोई भी प्राइवेट सर्विस हो, गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, तो उस टाइम पे भी ये टैक्स का सिस्टम था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या जब महाजनपद बने थे तो उसमें क्या टैक्स लिए जाते थे? तो हाँ, टैक्स लिए जाते थे। यूजुअली जो टैक्स ऑन क्रॉप्स वॉज, जो क्रॉप्स होते यानी कि जो खेती पे जो अनाज उगाए जाते थे उस पर क्या टैक्स होता था? तो 1/6 लेते थे ऑफ द प्रोड्यूस, यानी जितना भी आपका प्रोड्यूस हुआ है तो उसका 1/6 भाग जो है वो टैक्स लिया करते थे। दिस वॉज नोन एज बाग। तो देखिए आपसे ना ये टर्म दे दिया जाएगा एग्जाम में, सीधा ये टर्म आएगा, द टर्म लिख के बाग लिख देंगे, इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? ये क्रॉप टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि बाग एक टर्म है जो कि क्रॉप टैक्स है, इस पर कितना टैक्स लिया जाता था, मतलब कि क्रॉप्स पे कितना ले, तो 1/6 लिया जाता था। तो यह यहाँ पे इवन क्राफ्ट्समैन, हर्डर्स, हंटर्स, ट्रेडर्स वर टैक्सड, मतलब सबसे ही टैक्स लिए जाते थे। ये नहीं देखा जाता था उस टाइम पे कि किसकी इनकम कितनी है, इनकम बेस्ड टैक्स नहीं लिए जाते थे, हर किसी से ही टैक्स लिया जाता था उस टाइम पे। चेंज इन एग्रीकल्चर की बात करें कि क्या क्या एग्रीकल्चर में उस टाइम चेंज आए थे, मतलब जैसे
वैदिक पीरियड से पहले क्या टाइम था, लेटर वैदिक के बाद क्या चेंजेस हुए थे, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, क्योंकि महाजनपद जो है ये वैदिक पीरियड से ही बनने शुरू हो गए थे। तो इसके बाद आता है हमारा प्री मौर्यन एरा, तो वो हम कंप्लीट करेंगे इसके बाद। तो यहाँ हम कंप्लीट करें तो दो मेजर चेंजेस हुए थे एग्रीकल्चर में। क्या हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर वैदिक में क्या हुआ था, आयरन की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। तो क्या करते हैं हम कि ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लवशेयर, आयरन का यूज़ होने लग गया था काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे, और दिस इंक्रीज प्रोडक्शन, इसकी वजह से जो है खेती में प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गई थी। फिर इसके बारे में सेकंड पॉइंट बताता है, जो फार्मर्स ने अपनी प्लांटेशन जो है पैडी की वो इंक्रीज़ कर दी थी, पैडी की प्लांटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। This means that instead of scattering seeds on the soil, sapling were grown and planted on the fields। यानी कि सिर्फ सीड्स पे डिपेंड ना होकर अब वो प्लांट्स भी लगाने लग गए थे फील्ड्स में, और चीज़ें अब एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लग गई थी। दिस ग्रेटली इंक्रीज द प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, बट वर्क ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि अब लोगों को खेती में काम करने के लिए पैसे मिलने लग गए थे, तो यहाँ पे लोगों को काम भी मिलने लग गया, एग्रीकल्चर भी बढ़ने लग गया, और लोगों को पैसा भी कमाने के सोर्स मिलने लग गए। तो यहाँ पे सोर्सेज लोगों को मिलने लगे अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं, जो मोस्टली बच्चों को डाउट होता है कि गण और संघ में और किंगडम्स में क्या क्या डिफरेंस है। किंगडम मैंने आपको बताया मोनार्कियल्स होते हैं, जहाँ पर एक ही किंग होता है, और उसी की फैमिली में आने वाले जो उनके बेटे होते हैं वो राज्य चलाते हैं, तो वो ही नेक्स्ट किंग बनते हैं। लेकिन गण में क्या होता है, गण में हेरिडेटरी वाला कोई चीज़ नहीं होता है। हेरिडेटरी में क्या होता है कि जैसे सेम चीज़ है जो किंगडम में चल रही थी, कि आपके ही जो वंश के लोग होंगे वही आपका जो राज्य है वो आगे संभालेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं होता था, यहाँ पर लोग डिसाइड करते थे बाय वोट। तो इस तरीके से इसको चलाया जाता था। अब हम इसके बारे में डिफरेंस क्या क्या है, जैसे एग्जाम्स में अगर राइटिंग में पूछ लिया जाए तो मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो गण की बात करें, गण में क्या क्या था, तो द चीफ ऑफिस वॉज नॉट हेरिडेटरी, मैंने बताया ये हेरिडेटरी नहीं था इनका ऑफिस, एंड वॉज नोन एज गणपति या गणराजा। वही किंगडम की बात करें तो ऑल द पावर्स वर वेस्टेड विद द किंग एंड हिज फैमिली, किंग के साथ और उसकी फैमिली के साथ, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट जो पोजिशंस होती थी वो उनकी फैमिली मेम्बर्स को ही मिलती थी। अगर किंग की डेथ हो जाती है तो उसका जो साम्राज्य है वो आने वाली पीढ़ियाँ जो उनकी, मान लो उनका बेटा हुआ या उनके कोई भी फैमिली मेम्बर, उसको आगे कंटिन्यू करते थे। सेकेंड पॉइंट में ये आता है कि द गणाज वर लोकेटेड इन और नियर द हिमालयन फुट हिल्स इन द ईस्टर्न इंडिया। अब ईस्टर्न इंडिया में कहाँ से आ जाता है, जहाँ से बिहार वाला एरिया स्टार्ट होता है उससे हम ईस्ट यानी पूर्वी साइड चले जाते हैं, हिमालय के जो टच पार्ट होता है सारा का सारा, तो वहाँ पे गणास जो है ज़्यादातर स्टेब्लिश्ड थे। नेक्स्ट बात करें कि मेजॉर किंगडम की ही देखिए इस पॉइंट को, तो मेजॉरिटी ऑफ द किंगडम्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड करते थे फर्टाइल लैंड्स में, क्योंकि किंगडम्स में क्या होता था, उनको पूरा राज्य चलाना होता था, अपनी आर्मी बनाते थे, तो उस आर्मी को भी चलाने के लिए ये क्या करते थे, फर्टाइल लैंड जहाँ पे एलुवियल सॉइल होती थी, यानी कि गंगा वैली के पास ही ये लोग रहते थे। मैंने आपको बताया ना, मोस्ट ऑफ द जो महाजनपदास थे वो इंडो गैंगेटिक प्लेन के ही आसपास बसे हुए थे। थर्ड पॉइंट हम बात करें, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आज के टाइम पे है ना, हम वोट देते हैं जिन्हें, वो हमारे जो मेन राजा होते हैं उनको सेलेक्ट करते थे। तो द काउंसिल डिस्कस्ड, काउंसिल डिस्कस करती थी और डिबेट करती थी द इशू इन अ हॉल, जैसे कि आज भी होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा है तो उस टाइम पे भी एक हॉल हुआ करता था जिसे हम क्या बोलते थे, संत ग्रह। ठीक है, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है, उस टाइम पे संत ग्रह हुआ करता था, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सालाकास भी बोला गया है पीस ऑफ वुड को, वर यूज्ड फॉर वोटिंग, जैसे आज हम वोटिंग डालते हैं सीधा मशीन से पहले, लेकिन पेपर बैलेट पे भी काम चलता था, तो ये क्या करते थे, ये सालाकास नाम की कोई एक टर्म है, जो पीस ऑफ वुड हुआ करता था, यानी लकड़ी का एक पीस हुआ करता था जिसको ये यूज़ करते थे एज अ वोटिंग। ठीक है, एंड सालाका और गहापका ये कलेक्टर ऑफ वोट्स होते थे। ठीक है, एंश्योर करते थे ऑनेस्टी और इम्पार्शलिटी, कि कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई चीटिंग ना हो, जो वोट्स डाले जा रहे हैं वो हर इंसान के द्वारा डाले जा रहे हैं, कोई दूसरा इंसान किसी और इंसान के वोट को नहीं डाल रहा है, तो वो इसका इंश्योर करते थे। कौन, सलाका गहापका इनका नाम था, ये एक तरीके से कलेक्टर हुआ करते थे, जहाँ वोट्स गिरते थे वहाँ पे नज़र रखने के लिए। फिर हम इनमें किंगडम्स में बात करें तो किंगडम्स में क्या होता था, पॉलिटिकल पावर वॉज कंसंट्रेटेड इन द किंग, यानी कि जो सारी पॉलिटिकल पावर थी वो किंग के पास होती थी, जो असिस्टेड करते थे बाय मिनिस्टर्स के द्वारा। एडवाइजरी काउंसिल्स होती थी उनकी, जो उन्हें एडवाइस करती थी, सच एज परिषद या सभा, जैसे पहले सभा समिति होती थी ना, तो उसी तरीके से। तो हाउ एवर विद द एमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिविनिटी ऑफ द किंग एंड मोर एम्फेसिस
क्या बताया मैंने, हाउ एवर विद द एमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिविनिटी ऑफ किंग एंड मोर एम्फेसिस ऑन प्रिस्टली रिचुअल्स, ये प्रिस्टली मतलब रिचुअल्स में भी बहुत बिलीव करते थे। द सेंट्रलिटी ऑफ द पॉपुलर असेंबलीज वर रिड्यूस्ड, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें कम होने लग गई थी। मतलब सेंट्रलिटी का मतलब यहाँ पे ये आएगा कि सबकी राय नहीं ली जाती थी, लोगों को क्या पसंद है उससे मैटर नहीं करता था, जो राजा के अंदर काम करते थे, क्योंकि मेन पॉलिटिकल पावर जो है वो राजा के हाथ में होती थी। तो राजा अपनी ही फैमिली के लोगों को मिनिस्टर्स बनाते थे, एडवाइजरी काउंसिल यानी कि सभा, एट द लास्ट उनको अपनी ही मर्जी चलानी होती थी। तो इसमें बस कहने के लिए होता था कि एडवाइजरी काउंसिल है, उनके अंडर मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, पर लास्ट डिसीजन वो खुद लेते थे। फोर्थ की बात करें गणा में, तो गणा संघाज में क्या था, हैड ओनली 2 स्ट्रेटा, यानी ये क्या मतलब है इसका, द क्षत्रिय राजकुला यानी कि रूलिंग फैमिलीज। यहाँ पे क्या होता है कि जो रूल करते थे वो सिर्फ क्षत्रिय फैमिली से होते थे, ठीक है। एंड द दास, यानी कि दास को देखिए, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 2 स्ट्रेटा बता रहे हैं, यानी कि 2 चीज़ें थी यहाँ पर, एक थी क्षत्रिय राजकुला, दूसरे थे दास, दासा कर्मकरा, ठीक है। ये कर्माकरा बोलेंगे इसको। तो क्षत्रिय राजकुला जो थे वो रूलिंग फैमिली थे, और दास कर्माकरा जो थे वो स्लेव्स और लेबरर्स होते थे जो इनके अंदर काम करते थे। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, द फोकस मेनली ऑन कास्ट लॉयल्टीज, जो इनका फोकस था वो मेनली कास्ट पे हुआ करता था, कि कास्ट पे ही डिपेंड रहते थे ये कौन, किंगडम्स वाले। एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग, जो इनका जो मेन था वो कास्ट लॉयल्टी ही मानी जाती थी। तो वो जो सारी लॉयल्टी थी वो उनकी किंग की तरफ ही होती थी, और किसी को वो भी वो आंसरेबल नहीं थे। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो गण संघाज में क्या था, वर मोर टॉलरेंट देन द किंगडम्स, ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, यानी कि बर्दाश्त करते थे चीज़ों को, और चीज़ों को जैसे क्या होता था पहले किंगडम्स में, कहीं आक्रमण हुआ या राजा से कोई सवाल कर दिया जाए तो उसको सीधा सज़ा सुना दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे लोगों को बोलने का मौका दिया जाता था कि उनको क्या चाहिए, उनकी बातें सुनी जाती थी, उसके हिसाब से जो है शासन चलाया जाता था लोगों के हित के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि ये मोर टॉलरेंट था। लोग अगर इनको क्या कहते हैं क्रिटिसाइज भी करते थे तो ये एक्शंस नहीं लेते थे उनके खिलाफ। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टॉलरेंस, मतलब इस टॉलरेंस की वजह से ही क्या होता था, महावीरा का जो जैनिज्म था बिलोंग्स टू द वज्जी कॉन्फिडेंसी। देखिए वज्जी यानी कि गण संघास किसे बोलते थे हम, रिपब्लिकन को, और पहला रिपब्लिकन कौन था, वज्जी। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना है। तो यहीं से हमारे जो महावीर जैनिज्म जो है यहाँ से बिलोंग करते थे, वज्जी से। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर जो थे यानी जो जैनिज्म था वो कहाँ से उसका राइज होना शुरू हुआ था, तो वज्जी से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बुद्धा की, तो बुद्धिज्म बिलोंग टू शाक्य क्लैन, ये भी यहीं से निकले थे। वर एबल टू प्रोपोगेट their philosophy in a more unrestricted way in गण संघास as compared to kingdoms। मतलब यहाँ पर लोगों को आज़ादी थी अपना धर्म बनाने के लिए, अपना धर्म चुनने के लिए, किसी एक पे वो नहीं थे। जैसे कि कहते हैं ना यहाँ पर कि पहले रूलिंग पार्टी क्षत्रिय थी और स्लेव्स बनाए गए थे, तो उसके बाद ये अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते थे। ऐसा नहीं था कि जो स्लेव्स हैं वो अपना काम छोड़कर क्या कहते हैं राजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या अपना धर्म नहीं चुन सकते, वो उस टाइम पे चुन सकते थे। किंगडम्स की बात करें, जो ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल और सोशल एंड रिलीजियस थ्योरी थी वॉज मोर डीपली एंट्रेंस्ड इन द किंगडम्स। यहाँ पर ब्राह्मण्स जो होते थे ना उन्हीं की ज़्यादा सुनी जाती थी। मतलब कुछ भी चीज़ें होती थी तो ब्राह्मण्स ही डिसाइड करते थे राजा को, चाहे पॉलिटिकली स्ट्रक्चर हो, सोशल स्ट्रक्चर हो, रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, इसमें जो डीप जो नॉलेज थी वो ब्राह्मण्स के लिए ही थी। मतलब ब्राह्मण्स ने जो बोल दिया वो उनकी लकीर हो जाती थी एक तरीके से, और वो उन्हीं की बात को फॉलो करते थे। यानी कि ब्राह्मण्स का ये था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो कास्ट सिस्टम था ये ब्राह्मण्स के द्वारा ही इंक्रीज किया गया था, कि शूद्रास जो हैं वो मंदिर में नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे ज़्यादा फॉलो की जाती थी जो कि यहाँ पर नहीं होता था। तो ये क्लियर है। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो मेरे खुद के नोट्स में हैं, जो मतलब इसमें नहीं लिखे हुए थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करूँगी दोबारा से, कल जो हमने कंप्लीट किया ना मगध वगैरह का, उसी से लेके। तो मैं टर्म्स लिखती जा रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। पैलियोलिथिक की बात करें तो इस एरा में पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो क्या फाउंड किया गया था, तो यहाँ डिस्कवर किया गया था अग्नि को, यानी कि फायर। मीजोलिथिक की बात करें, मीजोलिथिक साइट्स में लिटिल बिट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, यानी कि थोड़ा बहुत ही एग्रीकल्चर का, खेती का स्टार्ट हुआ था यहाँ से मीजोलिथिक साइट से। नियोलिथिक की बात करें
ऑर्गेनाइज्ड हुआ था यहाँ पे, मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। कहाँ पे? नियोलिथिक एरा में। फिर हम बात करते हैं चाल्कोलिथिक में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डिस्कवर हुए थे तो चाल्कोलिथिक एज के बारे में हमें कहाँ से पता चला था, तो ये यहाँ से इसके बारे में हमें चला था पता चिरांद से, सारन, ठीक है, चेचर, वैशाली, ये मैं सिर्फ बिहार का बता रही हूँ, और भी काफ़ी जगहों से, यानी कि चंपा आ गया, भागलपुर जो कि अंग का वो कैपिटल था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर हमें क्या मिला था? कॉपर, ठीक है, यहाँ पे हमने कॉपर डिस्कवर किया था चाल्कोलिथिक एज में। अब हम बात करें, एक पॉइंट और नोट करेंगे आप लोग, बारह पुराण। तो बारह पुराण क्या है? तो बारह पुराण में मेंशन किया गया है कीकट वर्ड। तो अब आप बोलेंगे कीकट वर्ड किसके लिए है? तो कीकट बोला गया है, इसमें मेंशन किया गया है कीकट, जो कि जिसे बोलते थे जहाँ पे नॉन आर्यंस होते थे। इसे अशुभ बोला जाता था, अशुभ माना जाता था कीकट टर्म को, ठीक है। बात करें फिर ये कहाँ पे होते थे, तो गया, पुनपुन एंड राजगीर एज ऑस्पिशियस प्लेस, ठीक है। तो वाराह पुराण में बिहार को कीकट बोला गया है। कीकट किसे बोला गया है? बिहार को। बिहार के किन प्लेस को? गया, पुनपुन और राजगीर। ये कुछ प्लेस थे जहाँ पे कीकट बोला गया, जिसको नॉन आर्यंस प्लेस बोलते थे। तो जहाँ आर्यंस नहीं रहते उनको अशुभ बोल दिया, ऑस्पिशियस बोल दिया, इनऑस्पिशियस बोल दिए। ये तो ये चीज़ें यूज़ की जाती थी। सॉरी, गया, पुनपुन और राजगीर जो है ये ऑस्पिशियस प्लेस थे, तो इनको कीकट नहीं बोला गया था, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ मेरे से गड़बड़ हो गई। तो अब मैं इसी स्लाइड में ये रब कर रही हूँ, आप लिख लेना अपना। ये कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में आते हैं, तो मैंने थोड़े निकाले हुए थे अपने नोट्स में, तो मैंने ये कल कवर नहीं करवाए थे, इसलिए मैं आज इसे कवर करवा रही हूँ। भले ये 2 वीडियो लग जाएगी आपको 2 घंटे की, लेकिन कम से कम आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आप सिर्फ वही नोट करना, सारा नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। तो अब हम करवाते हैं कि एक और टर्म है, नोट करना सभी, जिसका नाम है असुरा माया रूप। इस तरीके से तोड़ के आपको पढ़ना है, टर्म काफ़ी बड़ा है, असुरा माया रूप। इसके बारे में बात करें तो ये बात करता है, मगध में फीमेल डॉक्टर थी, ठीक है। ये कौन थी? असुरा माया रूप, मगध की फीमेल डॉक्टर थी। तो ये फीमेल डॉक्टर थी, तो फर्स्ट फीमेल डॉक्टर भी इसका बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर। तो ये आप नोट कर लेना अपने पास। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि जो इंडो आर्यंस थे, ठीक है, ये पहले कहाँ आए थे? तो दे फर्स्ट केम इन मिथिला। कहाँ पे? बिहार में। मैं बिहार का बता रही हूँ ये पॉइंट, बिहार वाले जो एग्जाम देने वाले हैं, तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में पहली बार इंडो आर्यंस कब आए थे? तो मिथिला में आए थे, ठीक है। सोर्स क्या है? बारह पुराण। ये कहाँ से पता चलता है? वो मैंने बताया ना इससे पहले, बारह पुराण से पता चलता है इसके बारे में, एंड शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण, इन दोनों सोर्सेज से पता चलता है कि बिहार में जो इंडो आर्यंस थे वो मिथिला से होते हुए आए थे। और बिहार के 3 महाजनपद होते थे, वो मैंने आपको कल कंप्लीट करवा दिया था। बाकी और कुछ अगर मुझे दिखा इसमें इंपॉर्टेंट तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, एक और चीज़ पूछी जाती है जो महाजनपद के बारे में, कि नॉर्दर्न मोस्ट जो है महाजनपद कौन सा था? तो नॉर्दर्न मोस्ट थे, यानी कि सबसे उत्तरी जो महाजनपद से वो कौन से थे? तो वो थे गंधार एंड कंबोज। मैं आप लोगों को उसकी इमेज दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पर है कंबोज
और गंधार। मैं ये करवा चुकी हूँ कल भी कंप्लीट, बट मैं बार बार लोकेशन इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके भी माइंड में ये इमेज बनी रहे कि ये सबसे उत्तरी भाग में थे। फिर हम बात करेंगे साउथर्न, यानी कि सबसे ज़्यादा दक्षिण पार्ट में कौन से थे, साउथर्न मोस्ट कौन से थे, तो ये थे अस्मक। अस्माका भी बोलते हैं, अस्मक भी बोलते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। ठीक है, साउदर्न महाजनपद का आया आपसे पूछा गया तो वो ये था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वेस्टर्न की, पश्चिमी यानी कि, ठीक है, तो ये था अवंती। अवंती और कंबोज भी लिख सकते हैं वेस्टर्न में, क्योंकि कंबोज नॉर्थ के साथ साथ वेस्टर्न में भी पाया जाता है। देखिए ये रहा कंबोज वेस्टर्न और ये रहा अवंती। तो देखा जाए तो मोस्ट वेस्टर्न देखा जाए तो एक तरीके से कंबोज ही है, पर अगर ऑप्शन में अवंती आया कंबोज नहीं आया तो अवंती लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईस्टर्न, यानी कि सबसे ज़्यादा पूर्वी भाग पे कौन सा था, तो ईस्टर्न मोस्ट था अंग, जो कि बिहार में है, ये नॉर्थ ईस्ट में जाता है। इसकी भी लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही अंग, चंपा इसकी कैपिटल है और ये ईस्टर्न मोस्ट है। तो इस तरीके से ही आपको रिलेट कर करके पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ, तभी आपको आएगा। ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, आप सब नोट कर लिया, मैं ये रब कर रही हूँ। तो अब नेक्स्ट देखिए, अंक के बारे में मैंने बता दिया था कि अंक के बारे में मेंशन किया गया था अथर्ववेद में। मैंने ये सारी चीज़ें आपको कल ही करवा दी थी, कौन से किंग ने स्टैब्लिश किया गया था। तो और अंग को चिनप्पा बोला था किसने, ह्वेनसांग ने। आप देख लेना, लिखते चली जाइए, क्योंकि जो जो चीज़ें थी, वज्जी में 8 क्लैंस हुआ करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैंस कौन से थे वज्जी में, मैं वज्जी वाले में ही करवा देती हूँ। वज्जी यहीं कहीं होगा, इन्हीं में से किसी में, वज्जी, हाँ ये रहा। तो इसमें क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, ये कंप्लीट में करवा चुकी हूँ, अपनी की पहले वाली वीडियो में जाके चेक कर लेना। वज्जी के बारे में क्या था, टोटल 8 क्लैंस हुआ करते थे यहाँ पे। ठीक है, 8 में से ना कुछ 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनका नाम क्या था, एक था लिच्छवी, दूसरा था इसमें विदेहा, और तीसरा था इसमें जनात्रिका। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए, ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट था, वर्ल्ड की पहली रिपब्लिकन क्लैन थी। देखिए अगर मैं लिच्छवी को डिटेल में करवाऊँ, अगर मैं इन तीनों को ही डिटेल में करवाऊँ ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इन तीनों को ही करवा देती हूँ। तो लिच्छवी क्लैन की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट पावरफुल थी वज्जी में ये। ठीक है, ये कहाँ पर थी, इसका लोकेशन क्या था, तो ये गंगा के पास रहती थी, नॉर्थ बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, यानी कि नेपाल के पास। कैपिटल इसकी वैशाली थी, आप लिख लेना। लॉर्ड महावीरा जो है वॉज बोर्न एट कुंदन ग्राम इन वैशाली, यानी कि वैशाली जो इसकी कैपिटल थी, वहाँ पर महावीर जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे, कुंदन ग्राम में। ये आपको मैं बुद्धिज्म जैनिज्म में करवा चुकी हूँ, आप वहाँ देख लेना। इनकी मदर जो थी वो लिच्छवी क्लैन की प्रिंसेस थी, सिस्टर ऑफ किंग चेतक। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करें कि ये चीज़ मैंने कंप्लीट करवा दी आपको। जनात्रिका क्लैन के बारे में एक चीज़ बताऊं, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि लिच्छवी था, विदेह था और जनात्रिका था। जनात्रिका की ये इंपॉर्टेंट है कि जो लॉर्ड महावीरा थे वो जनात्रिका से बिलोंग करते थे। जो जनात्रिका क्लैन था, यहाँ से महावीर जी जो हैं ये बिलोंग करते थे। इनके फादर जो थे महावीर जी के, महावीर फादर जो थे वो इस क्लैन के हेड हुआ करते थे। किसके, जनात्रिका क्लैन के। तो आपको इस तरीके से इसको याद में रखना है, एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन बन के आता है। बाकी सारी चीज़ें समझाई जाती है वो आपको इसलिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके, तो वो बेसिक होता है, पॉइंट्स यहीं से बन के आते हैं आपके एग्जाम के। सेकेंड देखिए और क्या हुआ था, तीर्थंकर्स वगैरह मैं आपको करवा चुकी हूँ, काउंसिल्स में आपको जैनिज्म के बारे में सारी करवा चुकी हूँ, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और विदेहा क्लैन के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को कल ही कि ये विदेहा जो है वो यजुर्वेद में मेंशन किया गया है। विदेहा क्लैन, जो विदेहा क्लैन है वो यजुर्वेद में आपको मेंशन मिलेगा इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन बनता है एक। अभी ये प्रेजेंट मिथिला का पार्ट है। किंगडम जो है स्टार्ट किया था बाय इक्ष्वाकु ने। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मिथिला जनक जो है, यानी कि जो विदेह से थे वो मिथिला से ही थे। सीता बिलोंग टू दिस क्लैन, जो माता सीता थी वो इस क्लैन से बिलोंग करती थी।
जनकपुर नाउ इन नेपाल, लेकिन पहले वो इंडिया का ही पार्ट था, वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। इसका क्या था, जनकपुर कैपिटल। जनकपुर यहाँ की कैपिटल, तो वो कहाँ, अब नेपाल का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। रामायणा सर्किट की बात करें तो अहिल्या स्थान दरभंगा में, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगध वगैरह मैं करवा चुकी थी। अब हम बात करेंगे प्री मौर्यन एरा की। क्या होता है प्री मौर्यन में, जहाँ से हर्यंक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। कुछ मैं आपको बता दूँ, हर्यंक डायनेस्टी स्टार्ट होने से पहले एक डायनेस्टी आती है, मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ, जिसको बोलते हैं क्या कहते हैं, हर्यंक डायनेस्टी के बाद पहले आई थी बृहद्रथ डायनेस्टी। ये डायनेस्टी बोली जाती है, लेकिन इसका ना कुछ रिटर्न सोर्स नहीं मिलता इस डायनेस्टी के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसे इग्नोर करवाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इग्नोर करके तो बिल्कुल भी नहीं चलना है इसके बारे में। बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ ये अर्लीस्ट नोन किंग माना जाता है, यानी कि सबसे पहला किंग माना जाता है मगध का। किसको, बृहद्रथ को, जो कि बृहद्रथ डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ वासु, जो कि कुरु किंग थे, छेदी के। छेदी एक वो थी ना महाजनपद, तो यहाँ के कुरु किंग थे, जो कुरु थे वो किंग थे, तो ये उनके बेटे थे। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ वासु, कौन, बृहद्रथ, वासु के बेटे थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि इसके बारे में कहाँ मेंशन है। देखिए ऐसा कोई सोर्स नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो बृहद्रथ का जो नाम है ये मेंशन है किसमें, तो ऋग्वेद में मेंशन है, तो इनके बारे में ऋग्वेद में मेंशन है। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, जारासंध, जो कि सन है किसका, बृहद्रथ का, सन ऑफ बृहद्रथ। ये मोस्ट पॉपुलर किंग रहा है, मोस्ट फेमस या पॉपुलर किंग, कौन, जारासंध, जो कि बृहद्रथ का बेटा है। और बृहद्रथ किसका बेटा था, तो वो वासु का बेटा था, जो कि कुरु के राजा थे, कहाँ, छेदी क्लैन के, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, किंग ऑफ छेदी। अब हम बात करें तो कैपिटल तो जो था इनका बृहद्रथ का, तो इनकी हम बात करें तो इनका कैपिटल था गिरिराज, यानी कि राजगिरी, गिरिराज, अंडर जारासंध, यानी कि जारासंध के अंदर ये कैपिटल बनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रद्योत डायनेस्टी ने सक्सीड कर लिया था बृहद्रथ डायनेस्टी को इन मगध में। किसने, क्वेश्चन आएगा कि कौन सी डायनेस्टी ने बृहद्रथ डायनेस्टी को अपने अंडर ले लिया था मगध में, तो वो थी प्रद्योत डायनेस्टी। आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ आएगा। और मैं इसके बारे में बताऊं तो जारासंध जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। इन्होंने डिफीट किए थे बहुत सारे रूलर्स को, यानी बहुत सारे स्टेट्स को, जैसे काशी, मालवा, और वांगा, कलिंग, कलिंग को भी जारासंध ने ही डिफीट किया था। तो ये काफ़ी सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं इस टाइम के। तो इनके बारे में बात करें, इनको किसने मारा था, तो ही किल्ड बाय, यानी कि जारासंध किल्ड बाय भीम। तो ये भीम कौन थे, जो महाभारत में थे ना, भीम ऑफ महाभारत। तो इसलिए बोलते हैं कि इनका कोई हमें वैसा सोर्स नहीं मिलता कि हमें पता चले इनके बारे में, तो ये कुछ जो माइथोलॉजी जो इंस्क्रिप्शंस बने थे उनमें ही इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। तो जो नेम है बृहद्रथ वो ऋग्वेद में फाउंड किया गया है, तो बृहद्रथ का जो नाम है ये किस में मिला है हमें, ऋग्वेद में। ये मैंने यहाँ आपको कंप्लीट करवा दिया है। और इसके पूछा जाएगा कि बृहद्रथ डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था। देखिए पहला और लास्ट पूछा जाता है, तो लास्ट रूलर थे इनके, तो इनके लास्ट रूलर का नाम था रिपुंजय, रिपुंजय, ये इनके लास्ट किंग थे डायनेस्टी के। ही वॉज किल्ड बाय वन ऑफ हिज मिनिस्टर पुलिक, ठीक है, यानी कि इनके खुद के मिनिस्टर के द्वारा ये मारे गए थे, जिसका नाम पुलिक था। और पुलिक भी किसी के द्वारा मारे गए थे, तो ऐसे चलता गया। तो देखिए मैं बताती हूँ, रिपुंजय जो है, कंप्लीट कर, एक मिनट, आपको ताकि स्टोरी समझ में आए कि जो हर्यंक डायनेस्टी में जो बिंबिसार जो फाउंडर बने थे वो कैसे बने थे। क्या हुआ था, जो लास्ट रूलर थे रिपुंजय, इनको मारा किसने, पुलिक ने, जो कि इनके खुद के मिनिस्टर थे, ठीक है। अब पुलिक जो है वो सन थे किसके,
अब इनके जो बेटे थे ना पुलिक के, वो किंग बन गए इस यहाँ के, ठीक है, रूलर बन गए। तो पुलिक और उनके जो बेटे थे, उन दोनों को किसने मारा, इन दोनों को किसने मारा, तो इनको मारा माहिए ने। तो बिंबिसार जो है ना, इस माहिए का ही बेटा है, यानी कि सन है किसके, माहिए के, बिंबिसार। एक सेकेंड। बिंबिसार जो है हर्यंक डायनेस्टी के रूलर, ये बेटे थे माहिए के, और माहिए ने जो है पुलिक और उनके बेटे को मारा था। और पुलिक कौन है, जिन्होंने रुपुंजय को मारा था, और रुपुंजय कौन है, तो रिपुंजय जो है ये बृहद्रथ डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बिंबिसार का जो जिक्र है वो कहाँ से आया यहाँ पर। तो इस तरीके से आया। जो कैपिटल थी मगध की ड्यूरिंग द रूल ऑफ बृहद्रथ डायनेस्टी वॉज वासुमती। बृहद्रथ डायनेस्टी के रूलिंग के टाइम पे जो मगध की बृहद्रथ डायनेस्टी, इस टाइम पे जो कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, तो वो वासुमती होती थी। किसकी, मगध की। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि मगध का कैपिटल क्या था जब बृहद्रथ डायनेस्टी जो है रूल कर रही थी, तो वासुमती जो है उसकी कैपिटल थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वासुमती को हम और क्या बोलते हैं, गिरिवराज भी बोलते हैं। तो अगर गिरिवराज ना देकर आपको वासुमती दे दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 नाम होते हैं कैपिटल के, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ मगध के, लिख लेना। बृहद्रथ डायनेस्टी मगध, कैपिटल क्या क्या था, कैपिटल था गिरिवराज, राजगृह भी आ सकता है, खुद लिख लेना आप ये। और क्या बताया मैंने, वासुमती, और एक और था खुशाग्रपुर, खुशाग्रपुर। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी बृहद्रथ डायनेस्टी, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में। तो अब हम आते हैं कि बिंबिसार जो है, राइज ऑफ मगध हुआ हर्यंक डायनेस्टी में बिंबिसार के द्वारा। तो अब पढ़ेंगे हम हर्यंक डायनेस्टी। आपको लाइन वाइज याद रखना है कि पहले जो है हर्यंक डायनेस्टी आई थी, हर्यंक डायनेस्टी के बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। ये मैं बाद में बता दूंगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिलहाल आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। तो अब अगर हम बात करें हर्यंक डायनेस्टी में बिंबिसार की, तो पहले मैं इतने जो यहाँ पे नोट्स बनाए ये कंप्लीट करवाऊंगी, फिर अपने नोट्स में जो मैंने लिखे हैं वो कंप्लीट करवाऊंगी। तो कहा जाता है कि जो हर्यंक डायनेस्टी बिंबिसार है, ये सन ऑफ भाटिया है, जो मैंने यहाँ बताया माहिया, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो ही रूल्ड ओवर मगध। तो इन्होंने इस टाइम से लेके इस टाइम पीरियड तक, यानी 544 BC से लेके 493 BC तक इन्होंने मगध पे रूल किया। कंटेम्प्रेरी किसके थे, एंड द फॉलोवर ऑफ बुद्धा, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। वॉज ऑल्सो सेड टू बी एन एडमायरर ऑफ महावीरा, ये महावीर के को भी बहुत एडमायर करते हैं, यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में ही इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हैड हिज कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल थी इनकी गिरिवराज थी, राजगीर, जो मैंने आपको बताया। ऑल्सो नोन एज श्रेनिया। तो आपको नाम दे देगा कि श्रेनिया किसे बोला जाता था। श्रेनिया जो ये नाम है ये किसका था, तो ये बिंबिसार को बोला जाता था। वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। ऐसा कौन सा पहला किंग है जिसकी खुद की स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, तो वो बिंबिसार है पहला किंग, ठीक है। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मैट्रीमोनियल अलायंस। मैट्रीमोनियल अलायंस का मतलब ये है कि शादी करके राज्य को अपने अंदर लेना। तो ये इस मेथड को यूज़ करते थे स्ट्रेंथन, यानी मजबूत करने के लिए अपनी राजनीतिक पोजीशन, यानी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को। ये क्या करते थे कि आसपास के क्षेत्रों में जो राजाओं की बेटियां हुआ करती थी, ये उनसे शादी करके अलायंस बनाते थे और उनसे दहेज में कुछ हिस्से ले लिया करते थे। तो ओवरऑल इनका पूरा कंट्रोल उस राज्य पे हो जाता था। तो ये इनकी पॉलिटिकल पोजीशन को कंट्रोल करने की एक प्रैक्टिस हुआ करती, जिसको ये फॉलो करते थे। ही हैड 3 वाइफ्स, वाइफ, तो 3 वाइफ थी इनकी। कोसाला देवी, किंग ऑफ कोसाला डॉटर, ठीक है, यानी कि जो किंग थे कोसाला के, प्रसन्नजीत, कोसाला के जो किंग थे उनकी बेटी थी कौन, कोसाला देवी। और ये बहन थी किसकी, प्रसन्नजीत की, ठीक है। तो कोसाला देवी का किससे रिलेशन हुआ, ये कैसे बनी इनकी वाइफ, ये प्रसन्नजीत की बहन थी, और जो किंग थे कोसाला की उनकी बेटी थी। दूसरी वाइफ थी इनकी चेलना, जो कि डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली, ठीक है। चेलेना कौन थी, ये डॉटर थी किसकी, जो लिच्छवी क्लैन के चीफ हुआ करते थे, यानी वैशाली में। तो ये उनकी बेटी थी। तीसरी वाइफ थी इनकी खेमा नाम की, जो कि डॉटर थी किसकी, मद्रा किंग की, जो कि पंजाब के राजा थे। पंजाब में मद्रा नाम की जगह थी जहाँ के एक किंग की बेटी थी कौन, खेमा।
अब बात करते हैं ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। तो ये कौन सी पॉलिसी फॉलो करते थे? कॉन्क्वेस्ट यानी हड़पने की और बढ़ाने की, यानी कि जगह को हड़प के वो बढ़ावा, मतलब अपना साम्राज्य को बढ़ाने की इनकी नीति हुआ करती थी कि हमें अपना साम्राज्य जितना हो सके उतना बड़ा करना है। जो मोस्ट नोटेबल कॉन्क्वेस्ट इन्होंने किया था बिंबिसार ने, वो अंग को किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि अंग किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था? बिंबिसार के द्वारा। तो मैंने ये आपको महाजनपद में अंग के बारे में पढ़ाया भी था। ये रहा चंपा, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि बिंबिसार ने यहाँ पे रूल इसको अपने अंदर ले लिया था। ये मैंने यहाँ पे ये रहा, ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंबिसार इट वॉज टेकन ओवर बाय मगध एम्पायर, यानी बिंबिसार ने इसको अपने रूल के अंदर यानी मगध में इसको मिला लिया था। इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना है। ही हैड एन इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये बहुत अच्छा था। और द ऑफिसर्स ऑक्यूपाइंग हाई पोस्ट, यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उनको हाई पोस्ट दी जाती थी, जो कि डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में। क्या नाम था उनका? एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करते थे सारे प्लान्स को, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती थी उनको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करते थे ये लोग। एक होते थे फिर मिलिट्री और एक होते थे जुडिशियल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें से आप अवेयर होंगे ही। अब जो मेरा खुद का इसमें कराने के लिए है मेरे नोट्स में से, अब मैं वो पहले एक बार पढ़ लेती हूँ कि सेम चीज़ें हैं या अलग। मैं यहाँ लिख दूँगी ऊपर, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या कंप्लीट करवाया बिंबिसार के बारे में कि चलिए ये हो गया हर्यंक डायनेस्टी में, इसमें कुछ नहीं है, मैं यहाँ से देखती हूँ। देखिए बिंबिसार के ना बहुत सारे नाम थे। पहली चीज़ें तो इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो महावीर के भी कंटेम्प्रेरी थे और बुद्धा के भी कंटेम्प्रेरी थे। तो अगर हम बात करें बिंबिसार की, तो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था इसने वज्जी के साथ, जहाँ पे कोशाला की हमने बात करी। इनकी कैपिटल राजगीर थी। मैट्रिमोनियल अलायंस वाला हमने कर लिया कंप्लीट। परमानेंट आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी थी। अच्छा, ये पूछा जाता है कि पहली बार यानी फर्स्ट टाइम वॉर में एलिफेंट का इस्तेमाल किसने किया था? हाथी को वॉर में पहली बार कौन लेके आया था? तो ये बिंबिसार के द्वारा ही इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। और अवंती को इन्होंने फ्रेंडशिप करके अपने अंडर लिया था, बाय फ्रेंडशिप, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से राज्य मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू इन्होंने अपने अंदर लिए थे, किससे इन्होंने दोस्ती करी थी, किसको इन्होंने कॉन्क्वेस्ट यानी अंग को इन्होंने अपने अंदर लिया था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके बारे में अगर हम देखें तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली। इनकी 3 वाइफ थी, क्षेमा, चेलना और कोसला देवी, हमने कर लिया। ही डिफीटेड ब्रह्मदत्त ऑफ अंग बाय वॉर, बताया था ना मैंने, अंग को डिफीट किया था। अंग के किस रूलर को, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। कैसे? वॉर करके। तो अंग को इन्होंने बाय वॉर हराया था, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने इसको अंदर लिया था। ये दोनों को ही मानते थे। बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा हैड मेड मगध द सेंटर ऑफ देयर रिलीजियस एक्टिविटीज एंड वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कैपिटल सिटी ऑफ राजगृह, यानी राजगृह में दोनों ही काफ़ी रिलीजियसली एक्टिव रहे थे। कौन? महावीर भी और गौतम बुद्ध भी। तो ये चीज़ें हमने कर ली। बिंबिसार मेड अ गिफ्ट टू बुद्धा ऑफ वेन्यूवन बैम्बू गार्डन नियर राजगृह। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को गिफ्ट किया था एक विलेज जिसका नाम था, विलेज नहीं बोल सकती मैं, आपको लिख देती हूँ, वेन्यूवन बैम्बू गार्डन, जो कि कहाँ था? नियर राजगृह। तो ये बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को गिफ्ट किया था। अकॉर्डिंग टू महावासमा, या आप लिख लेना, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, चलो साथ साथ लिखते जाएंगे तभी फायदा, क्योंकि मैं स्पेस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू महावासमा जो बिंबिसार थे इन्होंने रूल किया था, रूल्ड फॉर 52 ईयर्स। कितने? 52 साल के लिए इन्होंने रूल किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये बिलीव कर, ऐसा कहा जाता है कि जो इनके बेटे थे अजातशत्रु, इन्होंने इसको मार दिया था। तो ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया बिंबिसार के बारे में। तो आज हम सिर्फ हर्यंक डायनेस्टी कंप्लीट करेंगे। तो इसके 1-2 रूलर और हैं। इसके बाद हमारी मगध एम्पायर में जो नेक्स्ट शिशुनाग डायनेस्टी है ये स्टार्ट हो जाएगी। अजातशत्रु की बात करें तो इसने अपने ही फादर को मार दिया था और रूलर बन गया था, यानी किसको? बिंबिसार को मार के ये खुद किंग बन गए थे अजातशत्रु। तो ये सन थे बिंबिसार और चेलेना के। चेलेना कौन थी?
चेलना थी डॉटर ऑफ लिच्छवी क्लैन की, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि जो अजात शत्रु थे ये किसके बेटे थे, तो बिंबिसार और चेलना के। चेलना का रिलेशन कहाँ से था, लिच्छवी से, ठीक है। ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। ही किल्ड हिज फादर एंड बिकेम रूलर, अपने ही बाप को मार के किंग बन गए थे। एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत मतलब बढ़ावा दिया और उसके प्रचार किए इन्होंने। ही कन्वेंट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं से स्टार्ट हुई थी, किसके द्वारा, अजात शत्रु, जो कि हर्यंक डायनेस्टी के दूसरे रूलर थे। एट राजगृह में, कहाँ पे, राजगृह में किया गया था, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। तो ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहा है कि अजात शत्रु यानी किस रूलर के टाइम पे जो है बुद्धा की डेथ हुई थी, तो अजात शत्रु का रिलेशन है। और उस उनकी डेथ जब 483 में हुई थी, उसी के जस्ट बाद जो है अजात शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, कहाँ पे, राजगृह में। और क्या लिखा है, वॉन वॉर्स, यानी इन्होंने काफ़ी वॉर्स जीते अगेंस्ट कोशाला, जो कि खुद के इनके मामा थे, यानी कि सौतेले मामा बोल सकते हैं। कोशाला देवी जो इनकी वाइफ थी बिंबिसार की दूसरी, उनसे इन्होंने लड़ाई करी। और वैशाली जो खुद की इनकी माँ वैशाली से बिलोंग करती थी, चेलना, इन्होंने वहाँ पे भी लड़ाई करी। क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने वहाँ पे, 2 नए वेपन्स इन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये आएगा कि जो न्यू वेपन्स थे, रथ मूसल और महाशीलाकंटिका और रथ मूसल, ये 2 बहुत ही वैसे वेपन्स थे जो फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए थे, किसके द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने अपने ही फैमिली से लड़ाई करी थी, कोशाला और वैशाली, यानी कि लिच्छवी क्लैन से, और कोशाला देवी जो प्रसन्नजीत की बहन थी, उनसे इन्होंने लड़ाई करी थी, वॉर। तो उस वॉर में 2 वेपन्स इन्होंने यूज़ किए थे, रथमूसल और महाशिला कंटिका। तो ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, अजात शत्रु का जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था, तो वो इनका नाम था कोनिका करके, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज़ कि जो इनकी डेथ हुई थी बुद्ध भगवान की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा एंड लॉर्ड महावीरा ऑल्सो अटेंड, ठीक है। तो इनके टाइम पे ही महावीर और बुद्ध दोनों ने महापरिनिर्वाणा अटेंड किया था, ये दोनों की डेथ हुई थी। और महापरिनिर्वाणा जो इनकी डेथ है बुद्धा की, उसको क्या बोलते हैं, तो स्तूपा है उनका वहाँ पे, जहाँ इन्होंने महापरिनिर्वाण, जहाँ इनकी डेथ हुई थी बुद्ध भगवान की, तो वहाँ उनका स्तूपा है, कहाँ पे, कुशीनगर में। तो ये आ सकता है कि कुशीनगर में जो स्तूपा है वो भगवान बुद्ध की कौन सी उसको दर्शाता है, तो वो हमारे भगवान महावीर की जो महापरिनिर्वाणा है, जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उसको दिखाता है, ठीक है। तो फादर के बारे में पता चल गया कि इन्होंने अपने फादर को मारा, ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ही पता चलता है कि अजात शत्रु ने अपने फादर को मार दिया था, क्यों, साम्राज्य के लिए, ठीक है। तो रत्मूसल वाली चीज़ें मैंने आपको करवा दी। अब बात करते हैं, वज्जी बिकेम अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर, इन्हीं के टाइम पे हुआ था वज्जी भी। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट इन द बिगनिंग ही वॉज फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। देखिए जो अजात शत्रु है ना, ये स्टार्टिंग में तो जैनिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था, तो ये दोनों चीज़ों को ही फॉलो करते थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इंटरव्यूड लॉर्ड महाबुद्धा, यानी इन्होंने कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध को इन्होंने उनसे उनका इंटरव्यू भी लिया था, मतलब उनसे बातचीत करी थी और कन्फेस किया था कि इन्होंने अपने ही फादर को मारा है, इसलिए हमें बुद्धिज्म टेक्स्ट से पता चलता है अजात शत्रु के बारे में। हिज मीटिंग विद गौतम बुद्धा इज इंडिकेटेड इन वन ऑफ द स्कल्पचर ऑफ बरहुत। तो जो इनकी मीटिंग है बुद्ध के साथ, वो कहाँ पता चलता है, किस किस में हमें, तो कोई इंस्क्रिप्शन है बरहुत का, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो इन्होंने गौतम बुद्ध से अपनी मीटिंग की थी और उनका इंटरव्यू लिया था। बिंबिसार ने 52 ईयर्स रूल किया था, इसने 32 ईयर्स के लिए रूल किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धा डाइड इन द 8th ईयर ऑफ हिज रीजन, जो बुद्ध भगवान है इसी के टाइम पे मरे थे जब इसका 8वां साल चल रहा था रूलिंग का, ठीक है, तो वो तब मरे थे। और ड्यूरिंग द हिज रीजन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, ठीक है, ये कहाँ, तो ये सतपर्णी केव्स एट राजगृह, देखिए राजगृह में हुआ था, ये हमें पता है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, लेकिन यहाँ पर कहाँ हुई थी, कुछ सप्तकर्णी केव है, वहाँ इन्होंने इसको कंडक्ट कराया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। आफ्टर बुद्धाज डेथ, अकॉर्डिंग टू जैना एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सेवरल सक्सेसर्स ऑफ अजात शत्रु रूल्ड इन मगध फॉर अबाउट 166 ईयर्स, यानी अजात शत्रु के बाद 166 ईयर्स तक काफ़ी सारे रूलर्स आए और गए, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, उन्होंने रूल्स किया। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम वर नॉन एंटिटीज़, उनके बारे में नहीं पता, लेकिन उनमें से एक इम्पॉर्टेंट था उदायीन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और नाग दशक जो है इस रूलर का, पहले मैं उदायीन के बारे में आपको बता देती हूँ फिर।
उदयन ने भी सेम चीज़ करी, जैसे बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा था, तो उदयन जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अजातशत्रु को भी मार दिया था, यानी कि अपने ही फादर को इन्होंने मार दिया था। शिफ्टेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो कैपिटल है राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था, तो वो उदयन था। और उदयन ने ही जो पाटलिपुत्र नाम रखा था पटना का, जो कि प्रेजेंट पटना है। तो पाटलिपुत्र वर्ड जो है ये कौन लेकर आया था, ये उदयन लेकर आए थे। तो ये हमने कर लिया यहाँ तक। एक सेकेंड अब यहाँ चलिए ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद और देखते हैं क्या लिखा है, द लास्ट ऑफ द मेजर हर्यंक रूलर्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट रूलर्स में से ये लास्ट था, और सक्सीडेड बाय 3 किंग्स। तो इसको सक्सीड करा 3 लोगों ने, किसने, अनिरुद्ध ने, मंड ने और नागदशक। और नागदशक को ही लास्ट रूलर माना जाता है हर्यंक डायनेस्टी का। इतना ही है, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो आज हम वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद फिर आ जाता है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आ जाएगा मौर्यन डायनेस्टी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्यन डायनेस्टी तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम पोस्ट मौर्यन पीरियड को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू।